हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में जो हमने अपनी सप्लीमेंट्री बुक शुरू कर रखी है उसका चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। हम उसके 5 पेज पढ़ चुके हैं। 6 पेज से एक टॉपिक आता है आपका भारत की तलाश। यहाँ से हम शुरू करते हैं। आपका पेज नंबर 9 है ये इस बुक के अकॉर्डिंग, तो हम वहां से शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा भारत की तलाश। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझे एक हद तक भारत की समझ तो पैदा कर दी, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। न ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष के नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। मध्य वर्ग क्या होता है बेटा? देखो, एक तो अपर, लोअर, अपर होते हैं। लोअर कौन से होते हैं? नीचे वाले। अपर होते हैं ऊपर वाले। तो मध्यम जो इन दोनों के बीच के होते हैं वो लोग होते हैं। ना तो वो ज्यादा अमीर होते हैं ना ही गरीब होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं, गरीब तो बेटा कोई भी छोटे मोटे काम करके खा लेते हैं। बड़े लोगों के पास वैसे ही पैसा होता है। जो जिन ज्यादा समस्याएं झेलनी पड़ती, किसको? मध्य वर्ग के लोगों को। ठीक है। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी, लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रोक दिया था। वे उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। कि ये जो मध्य वर्ग के लोग थे ये हर तरह से कमजोर थे, अपनी शक्ति से भी, पैसों से भी, हर तरह से कमजोर थे। तो ये आवाज उठाने का सामर्थ्य इनके पास नहीं होता था। ये चाहते तो थे कि अंग्रेजों को हम हर चीज से बाहर कर दें, लेकिन ये शक्तिहीन होने के कारण ये ऐसा नहीं कर पाते थे। नई ताकतों ने फिर सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद दोनों ही पैदा हुए। समझ और द्वंद दोनों यानी कि भारत को समझा। भारत को समझने के बाद हमारे मन में अनेक प्रश्न उठे और हमारे अंदर द्वंद, अपने आप से ही हम जो है द्वंद करने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या था। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलता और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उनमें मुझे कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। अब क्या था यहाँ पर कि जो ग्रामीण लोग थे उनमें कुछ ऐसी बात थी। ग्रामीण के लोग दबंग होते हैं बेटा, और मध्य वर्ग के लोग जो होते हैं वो दबे हुए होते हैं। वो ग्रामीण लोगों से क्या थे? थोड़े ढीले थे। लेकिन वो ये कहना चाह रहे थे, हमारे लेखक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि ग्रामीण लोगों में कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग के लोगों में अनुपस्थित थी, यानी कि नहीं थी। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों का सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उसकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। चूंकि मैंने उनसे बहुत
अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतः शक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन संस्कृति परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। पिछले 200 वर्ष में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया। फिर भी कुछ तो ऐसा बचा रहा है जो सार्थक है, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है। अब इसमें क्या है कि वो बहुत से लोगों से मिलते थे, ग्रामीण, मध्यम वर्ग के, उच्च वर्ग के, सभी लोगों के साथ मिलते थे। तो उन्होंने उन लोगों को जाना, पहचाना और खुद से ही क्वेश्चन करने लगे, और उसी द्वंद में वो धंसते हुए चले गए। अब इसी में बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत माता। देखिए, अक्सर मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की, और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इनका प्राचीन संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहां के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे। अब क्या थे, जैसे जो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बहुत जगह जाते थे भारत में, तो ये कह रहे हैं कि मैं भारत के अतीत की बातें शहरों में कम करता था बजाय गांव के, क्योंकि जो शहरों के लोग थे वो आधुनिक थे। आधुनिक मतलब अपडेटेड थे, वो आज की जिंदगी जी रहे थे, पीछे का उनको कोई लेना दी। तो जो पुराने लोग थे, ग्रामीण लोग थे, वहां पर वो पीछे की जानकारी ज्यादा एकत्रित करते थे। पर सीमित नजरिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया, जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे थे, कि कैसे इनका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी, और उस राज्य की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या केप कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी। गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। अब वो पंडित जी ये कह रहे हैं कि मैं जितने भी किसानों से मिला, उनकी सभी की समस्याएं कॉमन थी, साधारण थी। कैसी कैसी समस्याएं थी कि कर्ज था, गरीबी थी, जो साहूकार थे उनसे बहुत भारी वो लेते थे, टैक्स लेते थे, कर लेते थे, लगान था उनपे, और उनके ऊपर पुलिस अत्याचार भी बहुत करती थी, क्योंकि इन सभी पदों पर कौन थे, अंग्रेज विराजमान थे। और अंग्रेज जो है भारतीय जो निम्न वर्ग के काम करते थे, उनसे बहुत ही वो मतलब कि सताए हुए जो किसान थे, उनकी समस्याएं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखी और बताई। साथ ही यह भी थी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचे, साथ ही बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचे जिसके हम एक हिस्से हैं। यह काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। उनके ठीक समझ में नहीं आता कि वे मुझसे क्या जवाब दें, और वे तब तक एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते। मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक खट्टा खट्टा जाट, जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता है कि यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े या जिले की और राज्य के तमाम टुकड़ों की, या फिर
पूरे भारत की मिट्टी। प्रश्नोत्तर यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक वे प्रयत्न करते रहे और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ और नदियां, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करते हैं हमें प्रिय हैं, लेकिन जिस चीज का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता, उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं और उनकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। देखिए बेटा, ये आपके मैंने कुछ पेजेस पढ़ दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत की विविधता और एकता। ये हमने कुछ पेजेस इसके पढ़े हैं, भारत की तलाश पढ़ी है और भारत माता पढ़ी है। इसमें क्या थे कि जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वो जब सभाओं में जाते थे, लोगों से मिलते थे, जब वो किसी भी सभा में एंट्री करते थे तो उनको एक नारा सुनाई देता था, भारत माता की जय। तो वो लोगों से प्रश्न करते थे, ये भारत माता है कौन? लोगों से पूछते थे, लेकिन कोई जवाब नहीं देता था। जो इतनी सारी जनता एकत्रित हुई होती थी, उनमें कोई भी जवाब नहीं देता था। वो आपस में एक दूसरे का मुंह ताकते, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू को ताकते, जवाब कोई नहीं देता था। लेकिन एक सभा में जब वो गए तो उनको इस सवाल का जवाब एक जाट व्यक्ति ने दिया। जाट जाति से संबंधित एक व्यक्ति था, उसने इसका जवाब दिया कि भारत माता क्या है? ये मिट्टी है। अब तो ये उसने जवाब तो दे दिया, ये मिट्टी है। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर से प्रश्न किया कि ये मिट्टी कौन सी? आपके घर की मिट्टी या आपके गांव की मिट्टी, आपके राज्य की मिट्टी, कहाँ की मिट्टी जिसको आप भारत माता कह रहे हैं? फिर उसने इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। तो ऐसे ही वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रश्न करके लोगों से अपनी भारत की स्वतंत्रता की आजादी के लिए, भारत की आजादी के लिए एक उम्मीद जगाना चाहते थे लोग के, अपनी स्वतंत्रता के लिए लोग जगे कि ये भारत माता है कौन, जिसने वो भारत माता जिसको अंग्रेजों ने जकड़ा हुआ है। इस तरह के प्रश्न करके वो भारत में स्वतंत्रता नामक जो एक चेतना लाना चाहते थे, वो इस तरह सभाओं में जाकर लोगों को संबोधित करके इस तरह से वो करना चाहते थे। तो ये थी भारत की तलाश करना चाहते थे और भारत माता की जय, इस तरह के सवालों पर लोगों से पूछकर उनमें स्वतंत्रता के प्रति भावना जगाना चाहते थे। ठीक है बेटा, ये मैंने कुछ पेजेस आपके पढ़े हैं, ये आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, आप भी इनको अच्छे से रीड करना। ठीक है बेटा, और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग करेंगे। ठीक है बेटा, अगली क्लास में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।